देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आपका जो दिन है उस दिन को आप विशेष समझते हुए अपनी तैयारी पर खर्च कर रहे होंगे। और आज यदि आप अपना समय अपनी पढ़ाई पर खर्च करते हैं तो इसका मुनाफा आपको परीक्षा भवन में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि परीक्षा भवन में जब आपको तमाम प्रश्न बनाना आने लगेगा तो निश्चित रूप से आपको ये लगेगा कि मैंने सुबह उठने के लिए जो अपना समय व्यतीत किया वो व्यर्थ नहीं गया। मैं कोचिंग सेंटर में जो अपना समय व्यतीत करता था वो मेरा व्यर्थ नहीं गया। मैंने शैक्षणिक संस्थान में जो भी अध्ययन की वो मेरा व्यर्थ नहीं गया। तो मेहनत जो होता है वो जरूर फलीभूत होता है। आज आपको तपना पड़ रहा है मगर कल आप सोने की तरह चमकेंगे। सोने की तरह चमकने के लिए और लोहे को एक धारदार हथियार बनने के लिए लोहे को भी तपना पड़ता है, लोहे को भी चलना पड़ता है, तब जाकर के एक लोहा बन पाता है। आज यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास का सेशन आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। इतिहास के प्रथम चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से जो भी प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर के आया हुआ हूं, और जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उस प्रश्न की भी पूछने की संभावना पूर्णतः बनी हुई रहती है। तो प्रथम प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताइए। तो लिखेंगे वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां निम्नलिखित थी। प्रथम उपलब्धि आप लोग लिख सकते हैं कि यूरोप में शांति और सद्भावना को जागृत करना वियना कांग्रेस का प्रथम उपलब्धि था कि यूरोप के विभिन्न जो देश थे उन विभिन्न देशों में क्या किया गया तो शांति और सद्भाव की भावना को स्थापित किया गया। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं जो इटली के विभिन्न राज्यों को छोटे छोटे राज्यों में क्या किया गया तो विभक्त किया गया। तो ये वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में मेज़ेनी का योगदान क्या था। तो लिखेंगे इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में मेज़ेनी का अहम योगदान था, क्योंकि मेज़ेनी ने अपनी नीतियों के कारण अपने बुद्धि कौशल और मेज़ेनी जो था सो एक साहित्यकार भी था। तो उस दृष्टिकोण से उसने क्या किया तो इटली के अंदर जो भी विषमताएं थी उन विषमताओं का अंत करके उसने इटली को एकीकृत करने का भरसक प्रयास किया और अपनी बुद्धि और एक साहित्यकार जो होता है वो किसी भी चीज को कहीं ना कहीं समायोजित कर लेता है, प्रबंधित कर लेता है। तो इस प्रकार उसने अपनी बुद्धि और कौशल का प्रयोग करके इटली जो अलग थलग थी और विभिन्न टुकड़ों में विभक्त हो चुकी थी तो इस इटली को एकीकृत करने का अहम उसने प्रयास किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में मेज़ेनी का अहम योगदान था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेज़ेनी कौन था। तो लिखेंगे मेज़ेनी एक ऐसा साहित्यकार और इटली की जो क्रांति जो थी सो इटली की क्रांति का मसीहा था। लिखेंगे जिसका जन्म जेनेवा में हुआ था 1805 ईस्वी को। 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था और वह इटली की क्रांति का क्या था तो मसीहा था, जो कि न केवल एक आदर्शवादी गुणों का कहीं ना कहीं विशेष रूप से उसके पास अंबार था, आदर्शवादी गुण भी उसके अंदर मौजूद थे, साथ ही साथ आदर्शवादी गुण मौजूद होने के साथ साथ उसके अंदर व्यवहारिक गुण बेशक कम थे मगर उसके अंदर नीतियों को किस तरीके से संचालित किया जाता था इसका भेद ही उसके पास अनमोल गुण मौजूद था। तो इस प्रकार मेज़ेनी के बारे में ये बातें आप लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से जर्मनी के एकीकरण में के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। तो लिखेंगे जर्मनी को एकीकृत करने के लिए जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, क्योंकि बिस्मार्क ने यह महसूस किया कि जर्मनी के एकीकरण के लिए अब रक्त एवं लौह की नीति को अपनाना बेहद ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि शत्रुओं के प्रति यदि सहानुभूति बरती जाती तो किसी भी कीमत पर जर्मनी का एकीकरण नहीं संभव था। इसलिए रक्त एवं लौह की नीति अपना करके उसने सैन्य बल का भी प्रयोग किया। तत्पश्चात जर्मनी का एकीकरण जो है संपूर्ण हुआ। इसलिए अंतोगत्वा बिस्मार्क को रक्त एवं लौह की नीति को अपनाना पड़ा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से
जो जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो लिखेंगे जर्मनी की एकीकरण की विभिन्न प्रकार की बाधाएं थी। उन बाधाओं में मुख्य बाधा यह थी कि जर्मनी जो था लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। यह सबसे बड़ी बाधा थी जर्मनी की एकीकरण की। दूसरी बाधा थी कि जर्मनी में क्या था, तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का अति अभाव था। तो यह जर्मनी की एकीकरण की द्वितीय बाधा थी। तीसरी बाधा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि जर्मनी की एकीकरण की बाधाओं के रूप में तृतीय बाधा यह थी कि वहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या थी, विषमताएं थी, है ना। हर तरीके से लोग क्या थे, अलग अलग थे। राजनीतिक में भी कहीं ना कहीं विद्वेष था और मतभेद की स्थिति थी, और कहीं ना कहीं राजनीतिक मतभेद होने के साथ साथ वहां पर जितने भी तमाम लोग थे वो तमाम लोग भी अलग अलग विचारों की से ग्रसित थे, और राष्ट्रवाद की भावना का वहां पर बिल्कुल भी अभाव था। राष्ट्रवाद की भावना से लोग दूर दूर तक उनका नाता नहीं था। तो ये जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं थी। तो इस प्रकार इस पार्ट से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। दूसरे पार्ट को भी मैं आपके लेकर के आपके बीच में मौजूद होऊंगा जैसे जैसे समय मिलता रहेगा। बहरहाल मेरी भी अभी परीक्षा चल रही है और हम लोग तैयारी करते हैं तो परीक्षा भी चलती ही है, तो मेरी भी परीक्षाएं हैं, इस कारण से मैं समय कम दे पा रहा हूं। कुछ क्लासेस भी स्थगित हुई हैं, मगर मेरा प्रयास सदा यही रहेगा और परीक्षा के अंत तक यही रहेगा कि मैं सदा कुछ ऐसा करूं ताकि आपके मैं नाम को एक अलग अलग पहचान दूं। यथासंभव जो संसाधन मेरे पास है उस संसाधन का सदुपयोग करते हुए मैं प्रयास करता हूं कि मैं आपके बीच में कुछ अच्छा प्रस्तुत करूं। मेरे पास बेहद ही बड़ा सा प्लेटफॉर्म नहीं है, ना ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड है जिस डिजिटल बोर्ड पर आकर के मैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के महान सर जो हैं पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पे, उनकी तरह मैं बहुत सारी बातें आपके बीच में साझा करूं। मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा कौशल उतना सर्वाधिक नहीं है कि मैं आपके बीच में आकर के बेहद ही आपको अनमोल जानकारियां दूं, मगर मैं अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, जितना भी ईश्वर ने मुझे दिया है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, उसके हिसाब से मैं आपके बीच में सदा ही कुछ अलग कंटेंट लेकर के मैं मौजूद होता रहा हूँ और होता रहूँगा। माँ सरस्वती मुझ पर कृपा बनाए रखें। आप सबके बेहतर भविष्य के लिए मैं सदा संकल्पित रहूँगा। धन्यवाद।